जैसे मान लीजिए कि ब्लड का आप 2 बार टेस्ट कराएँ, ठीक है? एक बार टेस्ट कराए तो बोला ब्लड का बहुत कमी है और दूसरे बार टेस्ट कराए तो पता चला कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। क्या कीजिएगा आप? किस निष्कर्ष पे पहुँचिएगा? आपका निष्कर्ष सिर्फ़ ये होगा, कन्फ्यूजन, है ना? कि 2 बार टेस्ट कराए, दोनों बार जो है एकदम अलग-अलग चीज़ आया तो हम करें क्या? इस फिर से कन्फ्यूजन को क्या हुआ? फिर से चेक करेंगे। हाँ, फिर से आप चेक करेंगे या तो आप क्या करेंगे, आप जहाँ-जहाँ दोनों जगह टेस्टिंग कराएँ, ठीक है? लैब 1 और लैब 2 दोनों में देखें कि दोनों हीमोग्लोबिन के संख्या के निर्धारण के लिए किस मेथड का यूज़ किया है, ठीक है? लैब 1 ने मान लीजिए मेथड ए का यूज़ किया होगा, लैब बी 2 ने मेथड बी का यूज़ किया होगा। तो ए की लिमिटेशन ये है, बी की लिमिटेशन ये है, ए का फ़ायदा ये है, बी का फ़ायदा ये है। इसके हिसाब से हमको अंदाज़ा लग सकता है कि कौन-सा रिपोर्ट जो है सही हो सकता है, अगर हमको फिर से नहीं कराना है तब, ठीक है? तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं या फिर जो है जाएँगे उसके लैब इक्विप फिर उसमें हम सर्च करें कि इस मेथड और उस मेथड में लैब इक्विपमेंट का भी कोई रोल है क्या? तो पता चला कि हाँ, लैब इक्विपमेंट का कोई रोल है। लैब में जो इक्विपमेंट होता है उसमें जो सॉल्यूशन यूज़ होता है, वो सॉल्यूशन इतने डेट तक जो है सही रिज़ल्ट देता है। अगर सॉल्यूशन एक्सपायर हो गया है तो फिर रिज़ल्ट में फ्लक्चुएशन आता है। आप उसका लिटरेचर पढ़े, लैब का वो चीज़ पढ़े, उसकी एफिशिएंसी पढ़े और आपको आइडिया लग गया। तो आप इस कंक्लूज़न पे इन्वेस्टिगेट करके पहुँचे कि लैब 2 जो है, लैब बी जो है, इसका इसका जो इसमें जो सब्सटेंस यूज़ किया होगा टेस्टिंग में, वो सब्सटेंस में भी केमिकल एक्सपायर्ड होगा। तो आपने ये बनाया हाइपोथेसिस। तो कोई सब्सटेंस एक्सपायर हो गया उसका रखे-रखे इसका मतलब क्या है? इनफ लोग जो है उसके पास नहीं जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तभी तो उसका सब्सटेंस खर्चा नहीं हो रहा है, स्टॉक रिन्यू नहीं हो रहा है। इसका आप कन्फर्मेशन करने के लिए आप 2 लोगों से मिलते हैं, एक उसके अकाउंटेंट से मिलते हैं, जिस फर्म से वो अकाउंटिंग कराता है और उसको पूछते हैं कि आजकल उसका धंधा कैसा चल रहा है? वो बताता है कि धंधा बहुत मंदा चल रहा है, ठीक है? उसके बाद एक मार्केटिंग वाले बंदे से मिलते हैं और पता करते हैं कि ये कितना डॉक्टर्स को कमीशन दे रहा है, तो पता चल रहा है कि डॉक्टर्स को आजकल कमीशन नहीं दे रहा है। तीसरा चीज़ उस बिल्डिंग के वॉचमैन से मिलते हैं। वॉचमैन बताता है कि नहीं आजकल कहाँ लोग आता है, पहले तो बहुत लोग आता था, आजकल कम लोग आता है। ऐसे जाते हैं बातचीत करने के लिए वहाँ पे चाय 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 वो पीते हैं और उससे करके पता किया कि अकाउंटेंट कहाँ पे चाय पी रहा है, दुकान पे गए, ऐसे बातचीत किए, बातचीत में बात-बात में पूछ लिए निकल आए। तीनों आदमी से आपने वो चीज़ निकाल लिया। आपको कन्फर्मेशन मिल गया, हाइपोथेसिस आपका कन्फर्म हो गया कि ये तीनों चीज़ से कन्फर्म हो रहा है कि इसके पास जो है ना स्टॉक जो है वो पड़ा रहता है, तो इसका केमिकल एक्सपायर्ड है, इसके पास लोग नहीं आते, सोर्स ऑफ ये चीज़ था। एक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ, रिसर्च मेथड और लॉजिक। तो इस तरीके से क्या किया आपने, अपने कन्फ्यूज़न को दूर किया। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी विशेष बात थी? नहीं, बहुत बड़ी विशेष बात नहीं, सिंपल सा लॉजिक और रीज़निंग था जो हम लोग रिसर्च मेथड में पढ़ते हैं। अगर ईमानदारी से पढ़ लोगे, तो सही बात है कि एक बढ़िया इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव का दिमाग आपके अंदर आ जाता है। आप चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। ऊपर से आप साइकोलॉजी पढ़े हैं। एक ये चीज़ है, सीडीटीआई करके है, ठीक है? सीडीटीआई में टी फॉर ट्रेनिंग है, आई फॉर इंस्टीट्यूट है, डी फॉर डिटेक्टिव और सी फॉर सेंट्रल है। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये महाराष्ट्र के किसी लोकेशन पे है कहीं पे। वहाँ पर जैसे अगर पुलिस में एसआई वगैरह होंगे, ठीक है? या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं आप है या कोई भी पोस्ट पे रहे हैं या काम किए हैं, तो सीडीटीआई में आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी के ग्राउंड के लोग हायर जो स्टडी किए हैं, वो सबसे अच्छे इन्वेस्टिगेटर या डिटेक्टिव बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिसर्च मेथड के बारे में भी रिगरसली पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको डेटा कलेक्ट करना है, रिसर्च प्लान बनाना है, डिज़ाइन बनाना है और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत से बाहर बिहेवियरल साइंसेज़ और सोशल साइंसेज़ के लोगों को इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है। लेकिन भारत में क्या होता है, अब ज्योग्राफी डिग्री वालों को भी जो है ना आईबी में ले लेते हैं, इंजीनियर को ले लेते हैं, किसी को भी आप ले लेते हैं। तो भारत के इंटेलिजेंस का हाल भी देख रहे होंगे। यहाँ क्राइम कंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब ही नहीं है, चोर पकड़ा ही नहीं जाता है और मतलब मेरे जैसा एक सिविलियन जिसके पास कोई पुलिस पावर नहीं है, हम गारंटी लेते हैं कि चोर को 10 दिन में पकड़ देंगे। अगर हमको तुम पावर दो इन्वेस्टिगेशन और ये चीज़ का, किसी भी क्राइम को 10 से 15 दिन के अंदर हम सॉल्व कर देंगे, हमको टोटल सपोर्ट मिले तो। तो
अगर हम ये चीज, तो ये कैसे होता है, ये चीजें होती है जब आपके पास ये दो डिफरेंस ऑफ रिजल्ट को कंपेयर करना है यहाँ पे, समझे। तो आप क्या करोगे, जो दो कंक्लूजन पे पहुंचे कि यहाँ पे जो है ना नहीं हो रहा है, इसका धंधा नहीं चल रहा है, चीजें एक्सपायर हो सकती थी, और यहाँ पे इसका धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है, तो यहाँ पे चीजें एक्सपायर नहीं हो सकती थी। दो रिजल्ट को आपने कंपेयर किया। कंपेयर का मतलब क्या है, देखे कि दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, डिग्री ऑफ, क्या बोलते हैं, एक था ना कि डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस ऐसे करके कुछ, वो देखते हैं कि ये जो दोनों का अंतर है, अंतर की सार्थकता, ये अंतर कितना सार्थक है। अगर दोनों में बहुत कम अंतर होता, बहुत कम अंतर है दोनों में, तो हम नहीं पहुंच पाते कंक्लूजन पे, क्योंकि वो अंतर सार्थक नहीं है। जब दोनों में लार्ज अंतर है, तो क्या है, अंतर की सार्थकता है, अंतर सार्थक है। इसके कारण है कि इसी के कारण, बी के कारण ही जो है ना, मेरा जो है ब्लड टेस्ट खराब हुआ है, तो हमको मेरा ये वाला जो है ब्लड टेस्ट वो सही मान करके हम चल सकते हैं। तो आप इतना नहीं कराएंगे, आप क्या करेंगे, तीसरे जगह जाके ब्लड टेस्ट करा लेंगे और उसको एज्यूम कर लेंगे कि वो भी सही है। आप क्या करोगे, अगेन एज्यूम करोगे, आप ट्रस्ट करोगे कि तीसरा जगह जो है ना सही होगा। साइंटिफिक व्यू पॉइंट से क्या होगा, ये अज्यूम करना, ये ट्रस्ट करना, साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर ये सब काम नहीं करता है, वो पता लगाता है, ठीक है। तो यही चीज है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों इमेजेस में कंपेयर करोगे, जेस्टाल्टिस्ट का जो अप्रोच है, ठीक है, और इधर का जो अप्रोच है, दोनों को आप कंपेरिजन करके दोनों को देख रहे होगे कि कैसे क्या होगा। तो जब कंपेयर किए, पिछले केस में जब हम लोग कंपेयर किए, एक व्यक्ति कोई आदमी जो है ना छोड़ के चला गया है, और वो बैठ के सोच रहा है, मंथन कर रहा है कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कैसे क्या हुआ होगा। आमतौर पे तो आदमी गहराई में जाके देखना कोई चिंतन समझता है ना, जूम इन करके देखना कोई डिटेल समझता है, जूम आउट करके देखेंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट के रिलेशन में चीजें दिखती है। सत्य को देखने के लिए खाली जूम इन करने की आवश्यकता नहीं है, जूम आउट भी कीजिए। हम लोग सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हम लोग न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं। न्यूरॉन में घुस के अगर देखते हैं ना, तो न्यूरॉन से बाहर निकल करके सोसाइटी में भी देखते हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका इन्वायरमेंट और सोशल फैक्टर्स कैसे बात कर रहा है। अगर न्यूरॉन फायरिंग कैसे बिहेवियर को मैनिपुलेट कर रहा है, उस स्तर पे जाके हम लोग पढ़ते हैं कि कोई मिनरल का शरीर में कमी हो गया तो बिहेवियर कैसे मैनिपुलेट होगा, उस माइक्रो स्तर से ले जा करके। अगर फैट की झिल्ली कमजोर हो जा रही है आपके न्यूरॉन के आसपास, तो बिहेवियर में क्या होगा, डिमेंशिया होगा आपको, वहां भी पढ़ते हैं। और फिर वहां से बाहर निकल करके एकदम टॉप लेवल से ये भी देखते हैं कि किसी सोसाइटी में आप किसी कास्ट के पार्ट है, किसी ग्रुप के पार्ट है, तो आपका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। तो हम लोग बिहेवियर को टोटलिटी में देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच भी पढ़ेंगे और हम लोग जेस्टाल्टिस्ट अप्रोच भी पढ़ेंगे। समझ में आ गया क्यों पढ़ते हैं जेस्टाल्टिज्म। ए भाई, जब हम पूछे समझ में आ गया ना, तो या तो हाँ बोल दो या तो नहीं बोल दो, हाँ हम सर समझ रहे आगे। हैं, ठीक है। हमको भी लगता है हम क्या करें, आगे और समझाएं या फिर आगे बढ़ जाए फिर। तो जेस्टाल्ट को, जेस्टाल्ट के प्रिंसिपल को समझ गए आराम से, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाकी करना पता सर। नहीं सर कोई दिक्कत। चलिए ठीक है। अब इसके अलावा जो लोग चुप है, तो हम मान रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। मेरे इस assumption को अगर आप लोग गलत प्रूव कीजिएगा टेस्ट में, तो फिर हमको निराशा होगी। अभी बोल दीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि टाइम ले लेके चीजों को हम इसीलिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि अच्छा से ना थोड़ा थोड़ा खिलाया जाए, ताकि पचे भी अच्छे से और समझ में आए कि सब चीज एक बार जो, जैसे इसमें लॉज है, बहुत सारे लॉज है, प्रोक्सिमिटी है, सिमिलैरिटी है, क्लोजर है, गुड कंटिन्यूएशन है, प्रेग्नेंस है, ग्राउंड है, ये सब चीजें। तो इतने लॉज जो है वो थोड़ी इसकी डिटेल्स में है, लेकिन डिटेल्स पढ़ने के पहले थोड़ा स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर पूरा समझ चुके हैं, तो जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स के एक दो पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। फिर पूरे प्रिंसिपल को आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वह अन्याय हो जाएगा। फिर मेरे साइड से हुआ कि सर घींच तीर के निकाल दिए, अपना पिंड छुड़ा लिए, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया सर, तो ये काम हम नहीं करेंगे। पहले ही दिन बोले थे, सर जब से। हिंदी में तो और भी अच्छी है। क्या कह रहे हैं हिंदी में? हाँ सर, दो दो लाइन लिखा दे तो वो समझ आ ज्यादा। जैसे जितना लिखा है ना आपको जेस्टाल्ट में अभी, जो एक एक लाइन, दो दो लाइन हिंदी में लिखा है, वही मूल वो चीज है, ठीक है। और एग्जाम्पल में जो वो चीज आपको लिखा है वो है, बाकी चीजें तो आपको समझाने के लिए कह रहे हैं ना केवल। और ये जो स्लाइड पे लिखा रहे हैं, इसको लिख लिया कीजिए, ठीक है।
लिख लिए सर। इसको 100% एकदम एक एक चीज लिख लिया कीजिए डायग्राम ये वो के साथ, और फिर जो लिखाते हैं उसको भी बीच में लिख लिया कीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हम आपको लिखाएंगे तो फिर आप समझिएगा कैसे, है ना। तो जरूरत भरी आपको लिखा रहे हैं, अगर आपको कहीं पे लगे कि सर यहाँ पे ये चीज नहीं लिखा दीजिए, तब हमको जरूर टोकिए और हम लिखा देंगे वहां पे, है ना। जैसे जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स है, इसको लिखाएंगे भी और समझाएंगे भी, लेकिन पहले समझाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत, गेस्टाल्ट के सिद्धांत। गेस्टाल्ट अगेन व्यक्ति नहीं है, दृष्टिकोण, जैसे साइको एनालिसिस के सिद्धांत लिखते हैं हम लोग, तो वैसे ही गेस्टाल्ट के सिद्धांत। और गेट एग्जाम भी आप लोग को देना है नेट के साथ साथ, गेट का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहता है, हिंदी में रहता ही नहीं है। गेट एग्जाम दीजिएगा तो आईआईटी और आईआईएम से पीएचडी कीजिएगा, ठीक है। वहां आपको इन्हें फेस करना पड़ेगा कि जो है ना कि सर एग्जाम देने से पहले ही जो है ये बात हमको पता चल गया कि फल्ला फल्ला आदमी सेटिंग कर लिया है, सारा सीट बिक चुका है। तो एग्जाम देने का मतलब क्या है, मोरल इतना डाउन हुआ अच्छा स्टूडेंट होकर के भी, कि ऐसे लग गया कि एकदम ना कोई आंख में मिर्ची जाके डाल दिया। ये क्या रियलिटी है, ये क्या तरीका है। मन में विद्रोह हो गया लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो बात यह है ना कि आप शराब खाने में जा करके अगर सत्संग सुनने का प्रयास करेंगे तो बेवकूफ आप है, ठीक है। अगर आप ट्रू और जेन्युइन व्यक्ति हैं जिसको साइकोलॉजी में कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, तो आपको वो जगह पे जाना पड़ेगा ना जहाँ पे आपकी कीमत हो, जहाँ पे इन चीजों का वो चीज हो, जहाँ पे मेरिट का बोलबाला हो। अगर आपको मेरिट के रास्ते चलना है तो फिर मेरिट के रास्ते चलना है, आईआईटी आईआईएम वगैरह ये सब जगह जो है मेरिट को बुलाती है, और सब जगह साइकोलॉजी है। जिनका जिनका ओबी और एचआर वगैरह है ना, ये इसमें डिग्री में, उनके लिए आईआईएम है, और आईआईएम का बता रहे हैं आपको। कोई भी जॉब एमए करके जो ना, इवन काउंसलर का एमफिल करके भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाएगा ना, 70,000 रुपया महीना कोई नहीं देगा, आईआईएम देगा। और आईआईएम 70,000 रुपया आपको बिठा करके देगा, जॉब करवा के नहीं। आप पीएचडी करेंगे, आपका पीएचडी होगा और 70,000 रुपया मंथली आपको मिलेगा, उसके बाद क्या फीस नहीं लेगा आपसे, एक चीज। तीसरी बात क्या, फ्लैट देगा रहने के लिए फ्री में, एयर कंडीशन फ्लैट, जिसका बिजली बिल नहीं लगेगा आपको। चौथी बात क्या, अगर आप शादी कर लेते हैं तो अपने पार्टनर को रखने के लिए 25,000 रुपया महीना देगा अलग से। अब क्या चाहिए आपको, क्यों पड़े हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के पीछे और मतलब जो एसएससी के पीछे, जब आपको साइकोलॉजी पढ़नी है उसमें आगे करना है। आप इंग्लिश इंप्रूव करो, चीजों को पढ़ो, इन सब जगह पे टारगेट करो, यहाँ जाओ। उन जगहों पे क्यों पड़े हुए जो बीएचयू और एएमयू जो अपना ईगो लेकर के चल रहा है कि नहीं भाई हम तो ये, हम तो वो, ऐसे वैसे। कल किसी बीएचयू के मतलब सिलेक्शन कमेटी के किसी व्यक्ति से हमको मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि जेआरएफ जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं उनका एप्लीकेशन तक बीएचयू ने रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया, उनको इंटरव्यू में ही नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि उन जेआरएफ बच्चों की गलती इतनी थी कि उन्होंने जनरल साइकोलॉजी पढ़ के अप्लाइड साइकोलॉजी में एप्लीकेशन दिया था। अब जाहिर सी बात है ना कि पीएचडी कोई करना चाहेगा तो अप्लाइड साइकोलॉजी से करना चाहेगा। हम हमको साइकोलॉजी में वो चीजें नहीं करनी थी जो हमको कोर्स में पढ़ाया गया, हमको कॉग्निटिव साइंस करना था, हमको न्यूरो करना था, हमको एआई करना था। तो जहाँ पे वो प्रोग्राम होगा उसमें हम अप्लाई तो करेंगे। आप हमको मौका तो दो इंटरव्यू में आने का। नहीं, उन्होंने क्या किया, पेपर ही छांट दिया। बोला कि नहीं, जो लोग अप्लाइड साइकोलॉजी से हैं केवल वही लोग अप्लाई करेंगे, तो हम पेपर शॉर्टलिस्ट करेंगे। जेआरएफ लोगों का जो है ना, बोले कि 4 जेआरएफ था उसमें साइकोलॉजी का, और चारों जेआरएफ का हम लोगों ने पेपर रिजेक्ट कर दिया। तो हमको सुन करके इतना चिढ़ लगा कि यही सब है ना, मतलब आप लोगों का कंजर्वेशनिज्म। एक तरफ मेरे ऐसा आदमी को बीए और एमए साइकोलॉजी से किया और उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पीएचडी करने के लिए आईआईटी ऑफर कर रहा है, कभी इंजीनियरिंग नहीं किए। और आईआईटी जैसे जगह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी होगा मेरा, वो कितना बड़ा नाम होगा आईआईटी रुड़की से। तो एक तरफ वो चीज है इकोसिस्टम जो नॉलेज और मेरिट को इतना वरीयता दे रहा है, और एक तरफ आप बीएचयू और ये वो लेकर के बैठे हो कि बच्चे का डिग्री ही छांट दे रहे हो इस हिसाब से कि नहीं आप एमए साइकोलॉजी किए, आप एमए अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं किए हो, तो आपको अप्लाइड में हम चांस नहीं देंगे। तो क्या बेवकूफी है। तो वैसी जगहों पे आप जाते क्यों हैं, वैसे दरवाजे खटखटाते क्यों हैं जो आपके लिए बने ही नहीं है, है ना।
अंग्रेज समय के दरवाजे और पता नहीं इसके प्रिंसिपल। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग नेट के अलावा गेट पे भी फोकस कीजिएगा, ठीक है? गेट भी देना है आप लोग को एग्जाम, और गेट एग्जाम निकालिएगा तो आईआईटी और आईआईएम का रास्ता खुलेगा, ठीक है? और ये 2 जगह एक्चुअली में हैपनिंग जगह, ये सब वो जगह है जैसे एक टाइम पे आप कहते हैं ना कि जर्मनी में लैब बनाया था विल्हेम वुंट, बर्लिन में जो है मैक्स वर्दाइमर लैब बनाया था, फिर अमेरिका में जो है वो अलग जो है विलियम जेम्स जो है अपना काम शुरू किए थे। तो साइकोलॉजी के फील्ड में ये सब चीजें कहाँ है आज? ये सब चीजें आईआईटी और आईआईएम्स में ही है। तो आप उसका हिस्सा बनिए ना, अगर आप ईमानदार हैं, आपको पढ़ना है तो आप उस रास्ते जाइए, आप इस रास्ते मत जाइए जो दरवाजे आपके लिए बंद है। तो कठिन होगा गेट का एग्जाम, नेट से भी कठिन है, पर नेट का एग्जाम करके कुछ मिलता नहीं है, पर गेट का एग्जाम क्वालिफाई करके सब कुछ मिल जाता है, ठीक है? जीवन बदल जाएगा आपका। हम तो मशीन बना लिए जो कि हमको ब्रेक थ्रू मिला, नहीं तो हमको भी नहीं मिलने वाला था। तो प्रिंसिपल्स में आइए, थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ये गेट आईआईटी आईएम मत लिखिए, इसको छोड़ दीजिए, सिद्धांत और ये वो। तो कहने का वही मतलब है कि यहाँ के पैट से अगर आप लोग निराश हो गए, यहाँ के नेट से निराश हो रहे हैं, तो निराश नहीं होना है, चीजों को समझना है, बढ़िया से करना है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है ना अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? मुश्किल है समझना। देखिएगा, प्रोफेसर से भी बहुत ज्यादा अगर बात कीजिएगा तो जो ईमानदार प्रोफेसर होंगे वो भी एडमिट करेंगे कि हमने भी जो है ऐसे ऐसे करके मेथड से जा करके प्रोफेसर बना है, हमने कोई जीनियस वाला चीज नहीं है। तो जितना समझ इतना पढ़ाते हैं, इतना सिलेबस है, बस उतना ही पता है हमको। ईमानदार प्रोफेसर लोग जो नॉलेजेबल है वो भी इस बात को एडमिट करेंगे। तो आपके फील्ड में नॉलेजेबल लोगों की बहुत कमी है, तो इसीलिए बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी इसीलिए है कि आप गलत जगह जा रहे हैं, सही जगह जाने में आपको डर लग रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। सीआईपी में गए थे हम, बिहार का एकमात्र लड़का था सन्नी शर्मा जो एमफिल क्वालिफाई किया था, उससे हम मिले थे। उससे तो बहुत बेहतर है आप लोग, ठीक है? बेचारा को बोलने नहीं आता था, ऐसा लगता था देहात से, लेकिन साइकोलॉजी का नॉलेज था। वो 12-15 को सीट होगा पूरे देश भर में, उसमें से एक सीट लिया वो। अगर वो जाता ही नहीं है सोच करके कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 1000 बच्चा साइकोलॉजी में मेरा बाप बना पड़ा है, तो इस 17 सीट में हमको कहाँ से मिलेगा, तो वो क्वालिफाई कर ही नहीं पाता। वो गया तब तो। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी बताते हैं क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकी, ठीक है? क्लियर है? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है ये बता देते हैं। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी बात करता है परसेप्शन की। परसेप्शन मतलब क्या होता है? प्रत्यक्षण कहते हैं ना परसेप्शन को, निधि क्या कहते हैं? प्रत्यक्षण, कि किसी चीज को हम कैसे परसीव करते हैं। अब देखिए, सामने देखिए, हम आप लोग के बनाते हैं। ये क्या है? डॉट 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 क्या है? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और कोई इसको बता सकता है? सर वही तो लग रहा है, डॉट डॉट। और क्या सर? यह ग्रुप ऑफ डॉट्स नहीं है, डॉट्स का हाँ। एक ग्रुप है। आप जो कह रहे हो डॉट डॉट डॉट, तो ये भी नहीं हो सकता है। हाँ क्लास में है मम्मी, मम्मी क्लास में है ना, क्लास के टाइम क्यों ऐसे करती हो तुम? गार्जियन लोग को कभी जो है ना वर्क फ्रॉम होम या जो है ऑनलाइन चीज समझ में नहीं आता। उसको लगता है आदमी घर में है ना, तो इसी का कारण से ऑफिस बनाना पड़ जा रहा है माताओं के कारण।
कि मान लो वो जीव है, समझ ही नहीं सकती है कि आदमी काम कर रहा है। मतलब अगर आप घर से बाहर हो तो समझ में आया कि हाँ ऑफिस में गया कुछ काम कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो घर से अगर अपना काम कर रहे हो तो फिर नहीं, अब कुछ नहीं, घरे में तो है, बैठ ले तो है। ग्रुप ऑफ डॉट्स, ये क्या है? ग्रुप ऑफ डॉट्स है। आपका माइंड इसको कैसे देख रहा है? 3 ग्रुप के रूप में देख रहा है, या चलो 4 बना देते हैं। 4 ग्रुप ऑफ 3 डॉट्स, ऐसे ही ना देख रहा है आपका माइंड कि 3-3 डॉट के 4 ग्रुप है। तो आपका माइंड, अच्छा इसमें बताइए, हर एक डॉट का नाम रख देते हैं। ठीक है, पहला वाला ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। अब इसमें हम पूछेंगे कि कौन कौन सा डॉट जो है एक साथ है, बताइए। कोई आदमी बताइए, निधि। सब सब तो निधि, अलग ही है ना सर, क्योंकि सबका नाम रख दीजिए तो सबका अलग हो सारा गया। तो अलग, ए बी सी। ठीक है, एबीसी एक साथ है, ओके। हम्म। और डी एफ एक साथ है, ठीक है। ये चाहिए एक साथ। हाँ, और जे के एल एक साथ है। क्या आई जे के एक साथ है? नहीं ई एफ जी एक साथ है? नहीं ए बी एल एक साथ है? नहीं। नहीं है, ठीक है। यही है हम लोग का प्रोटेक्शन। अब माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। तो जब जो है ना, इसका लॉ ऑफ प्रोक्सीमिटी क्या कहता है कि जब चीजें नजदीक नजदीक होती है तो हम लोग उसको एक साथ समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि वो चीजें एक साथ है, ठीक है। फोटो आप देखेंगे, सोशल इंटेलिजेंस, आप जो है कोई इवेंट हुआ, ठीक है, कोई भी इवेंट हुआ या कुछ भी हुआ, तो इवेंट का डायनेमिक्स जो है आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जैसे कि फोटोज आपने देखे, ठीक है, उस इवेंट के फोटोज देखे और उस इवेंट के फोटोज में आप लॉ ऑफ प्रोक्सीमिटी का अप्लाई कर रहे हो। आप देख रहे हो कि जैसे मान लीजिए 2 या 3 आदमी है, उस सोशल ग्रुप है, जैसे ऑफिस में कोई सोशल ग्रुप है मान लीजिए, या फैमिली में कोई सोशल ग्रुप है। फैमिली में भी सोशल ग्रुप होता है ना, 2-3 लोग एक जैसे माइंड सेट के होते हैं, वो दूसरे के प्रति जो है ना गॉसिप वॉसिप करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ऐसे वैसे करते हैं, ये वो चीज है, फालतू की चीजें करते रहते हैं। और आप पुरुष हैं, ठीक है, आप अपने फैमिली के ओनर हैं, आप पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि भाई फैमिली ही मेरा सब कुछ है, उसके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं। मतलब क्या नहीं कर रहे हैं आप, दुश्मन बना रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कमा करके खर्चा कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं फैमिली को, उसको ग्रो कर रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और ऊपर से जो है आपके फैमिली में कुछ महिलाएं जो है वो जो है सोशल हार्मोनी को खराब करने की कोशिश कर रही है, ग्रुपिज्म बना रही है, कंपटीशन ये वो कर रहे हैं। तो उसको लगता है कि पुरुष तो वो तू है, वो तो बैल है, वो तो खाली कमाएगा और ये वो करेगा, वो तो समझेगा नहीं, चीजों को देखेगा नहीं। पर आप जो है, आपकी शार्प आई नजर हर चीज पर है, ठीक है। आप फैमिली फंक्शन में जाते हो, वो फोटो दिखा रही है, ठीक है, वो खुश होकर के, आप क्या कर रहे हो, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी फोटो में देख रहे हो, ठीक है, कि कौन कौन जो है ना दुष्ट महिलाएं हैं और किनका किनका जो है ना किधर। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी से आपको पता चल रहा है, आपने एक्सप्रेस किया कि जो संभावित दुष्ट महिलाएं हैं वो सब फोटो में एक साथ है और सभी खुश हैं। और जब दूसरे ग्रुप की कोई महिला है तो उसके चेहरे पे थोड़ा मुस्कान कम दिख रहा है। कौन किसके ज्यादा नजदीक है, सारे फोटोज को देख के लगभग आप एक अंदाजे पे पहुंच जाओ कि यहाँ कौन कौन सोशल ग्रुप है जो एक्टिव है। और जाहिर जाहिर सी बात है कि आप पुरुष हैं तो आप बकवास तो सुनेंगे नहीं, बैठ करके घर आएंगे कि ये ऐसे वैसे, ये इसका शिकायत हुआ, वो उसका शिकायत हुआ। ये सब चीज के लिए आपके ना दिमाग में जगह, ना जिंदगी में जगह है। तो इन पचड़ों में ना आप पढ़ेंगे, ना चाहेंगे कि अगला पढ़े, निंदा करने की चीज को, गाना गाने का चीज को। तो आप कैसे चीजें देखेंगे, आप ऐसे देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग कहानी देख रहे हो चीजों को, आपको आइडिया लग गया कि भैया कौन कौन क्या है और किस स्त्री की मेंटालिटी कैसी है, कौन जो है ना मेरे फैमिली में जो है इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, फैमिली की यूनिटी और हार्मनी को खराब कर रहा है, एक दूसरे में संतोष पैदा कर रहा है, कान फूक रहा है, ऐसे वैसे कर रहा है। और किसके लाइफ में कोई पर्पस और कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है, बैठे हुए हैं, फ्री का खा रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो समय इतना है, नीचे में 2 3 जो है जैसे काम करने वाला है, बच्चा बुच्ची है, लड़की है, उससे काम करवा रहे हैं। तो हम माता जी बन के बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, यही सब काम करेंगे।
तो ये बंदा देख रहा है, पकड़ रहा है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का यूज करेगा सोशल सिचुएशन में, वीडियोज में, फोटो में देखेगा, उसको आइडिया लग जाएगी कहाँ कहाँ से क्या चीजें आ रही है। वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो आपके मेल काउंटर के पार्ट के पास जाएगा, बैठेगा और पूछेगा कि जो है ना कि भाई ऐसा ऐसा बात है, क्या है ये। और दुनिया में जान लीजिए कि दो मेल्स एक दूसरे के प्रति इतने वफादार होते हैं ना, दो पुरुष, कि एक पुरुष दूसरे अज्ञात पुरुष को भी गिरते हुए नहीं देख सकता है और उसका बुराई नहीं चाहेगा। अगर हम ये हैं मतलब कुछ सनकी और पागल लोगों को छोड़ करके, अगर हम प्राइम मिनिस्टर हैं और कोई व्यक्ति ठेला खींच रहा है, तो भी मेरे माइंड में वो चीज रहेगा कि वो भी बचा रहे, क्योंकि वो उसके मन में इज्जत रहेगा, क्योंकि वो ठेला खींच रहा है ना, तो वो भी इसीलिए ठेला खींच रहा है क्योंकि उसको भी परिवार का भरण पोषण करना है। वो भी इन चैलेंजेस से लड़ रहा है और हम भी लड़ रहे हैं, दोनों अपने अपने, तो माइंड में वो चीज रहता है। मतलब आप सुने हो कि औरत औरत की दुश्मन होती है, पुरुष पुरुष का दुश्मन नहीं होता है। लड़ाई भी करता है तो जानता है कि या तो फैमिली के कारण कर रहे हैं या तो संसाधन के कारण कर रहे हैं। तो वो एक नेचुरल बॉन्डिंग है पुरुषों की, क्योंकि हम लोग शिकार पे एक साथ जाया करते थे बहुत प्राचीन कालों से, इवोल्यूशनरी वो चीज है। तो आप महिला के स्तर पे कचकच कर रहे हैं, वहां पुरुष पुरुष बात करके आपको कानो कान खबर नहीं मिला, सब कुछ सबको, अरे यार ये, हाँ अरे मेरी वाइफ का थोड़ा है ऐसे करके, वो क्या करोगे, देख तेरी वाइफ का ये ऐसे ऐसे पता चला। और जो गधा पुरुष होगा वो क्या होगा कि वो फिर लड़ेगा औरत के बात पे जा करके, ऐसे वैसे ये वो, और फिर अपना परिवार का भी डायनेमिक्स खराब करेगा और वो चीज करेगा। तो ये एक साथ देखने का जो ये चीज है, जो चीजें एक साथ दिखती है वो क्या होती है, रिलेटेड नजर आती है ना। जिनके बीच में डिस्टेंस कम होता है उनको हम देखते हैं। ब्रेन जो है क्या करता है, परसेप्शन कैसे क्रिएट करता है, नजदीकी से, यही है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो जैसे मान लो कि आप किसी नए ऑफिस का पार्ट बने, वर्क प्लेस का, और वहां पता चला कि वहां का वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक है। मतलब इतना वर्क कल्चर लोगों ने टॉक्सिक बना के रखा है कि नया व्यक्ति, जेल जैसा इन्वायरमेंट है, नया आदमी आया तो सब ग्रुप उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए लगा हुआ है कि मेरे साइड आ जाए, कोई उधर से इन्फ्लुएंस करने लग रहा है मेरे साइड आ जाए। अब आप किसी व्यक्ति के साथ अगर फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पे से या व्हाट्सएप पे लगा दिए, लंच किए, कोई आदमी बगल में है, तो हाँ वो बढ़िया से प्यार से खिलाया, वो आपके साथ बोला कि चलो एक फोटो ले लेते हैं, वो फोटो ले लिया, वो अपने स्टेटस पे लगा दिया, तो आप दूसरे ग्रुप का दुश्मन हो गए। क्यों? क्योंकि वो आदमी दूसरा ग्रुप सोच लिया कि ओ इसके साथ फोटो लगाया, इसके ग्रुप में है, बस वो आपका चुगली करने लगा, आपका शिकायत करने लगा ऑफिस में, आपको इररिस्पॉन्सिबल बनाने, ऐसे वैसे चीजें करने, आपको कोई मतलब नहीं किसी से। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, जेंटल ह्यूमन बीइंग हो, जिसको कोई भी प्यार से ऐसे बोला हाँ तुम्हारे साथ फोटो खींचना है, चलो खिंचा लो। तो ऑफिस वगैरह जगहों पर क्या होता है, कोई भी आदमी यंग एज का, जैसे हम लोग एज का जाता है, तो ये सब चीज नहीं सोचता समझता है। अब क्या होता है, ये हम अपने अनुभव से आप लोग को बता रहे हैं, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का। मेरे ऑफिस में बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट, कौन कब किसका पीठ पीछे काट लेगा पता ही नहीं चलेगा, है ना, किसका कंप्लेन कहाँ कर देगा, किसको फंसा देगा, है ना, किसका रेडियो में जो है कहीं पे कुछ शो को रिकॉर्ड कर रहा होगा बैठ करके। इतना टॉक्सिक सब आदमी है कि 8 घंटा रेडियो अगर चलता है, 8 घंटा एक आदमी शिफ्ट में है, तो आदमी सब दूसरे ग्रुप का 8 घंटा तक बैठ करके एक दूसरे से बात करके उसको बजाता है, दूसरे चीज में रिकॉर्ड करता है, और फिर उस 8 घंटे की रिकॉर्डिंग में से खोजता है कि कहाँ पे उच्चारण में मिस्टेक हुआ था, उसको काट करके निकालता है और फिर ऑफिसर को कंप्लेन करता है, भेजता है कि ये देखो इसका यहाँ पे वो चीज गलती हो गया है, जुबान फिसल गया है, तो तुम इसको सजा दो, पनिशमेंट दो, अगर तुम नहीं दोगे तो हम दिल्ली भेज देंगे कंप्लेन करके। तो सोचे कि कितना ही टॉक्सिक सब और घटिया सब आदमी होगा। तो वैसे सिचुएशन में हम पड़ गए एक बार उस डिपार्टमेंट में। हमको लगी क्या ही अजीब आदमी है, हम लोग ऐसा आदमी है कि मतलब जिसके साथ उठे बैठेंगे, अगर हाथ मिलाएंगे तो भैया अगर गोली तुम्हारे पास आएगी तो पहले आगे से मेरे से गुजर के जाएगी। तो वो फौजी वाला मेंटालिटी है। और ये लोग का कैसा आदमी है, हाथ वाथ मिलाता है, साथ में खाता पीता है, वो पीछे पीछे काटता है। तो तो वहां पे एक बार क्या हुआ कि हमको नहीं समझ में आया ये क्या है, और हमको इन कचरी चीजों में घुसना नहीं था। एक बार किसी का कोई इवेंट हुआ ऑफिस का, उस इवेंट में मेरे कैमरा स्किल के लिए हमको अच्छा रहता, तो हमको कैमरा पकड़ा दिया गया। और हम क्या किए, हम वीडियोग्राफी किए, और वीडियोग्राफी किए तो सब तरफ देखते रहे। और उसमें क्या करते थे, जब कोई आदमी बोल रहा था तो उसका भी देखे स्टेज पे चढ़कर, बाकी लोगों का एक्सप्रेशन भी देख रहे थे। तो बाद में उस वीडियो और फोटोज को देख करके ना हमको आइडिया लग गया कि यहाँ कितने कितने ग्रुप एक्टिव हैं, पॉलिटिकल ग्रुप में जो बदमाशी कर रहे हैं, कौन व्यक्ति का किससे एक्चुअल में संबंध कैसा है, किसके क्या बोलने पे किसके चेहरे पे क्या रिएक्शन आ रहा है, पूरा का पूरा कोड हम क्रैक कर गए वहां का। और उसके बाद हमको वहां के पॉलिटिक्स में कोई नहीं परास्त कर पाने लगा। अब एकदम कितनों तुम मेरे ऊपर लगाओ ना, कुछ नहीं, हम अपने न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पाए। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है, आप इसको, जो नजदीक चीजें हैं
वो नजदीक दिखाई पड़ेगी। आप इसको कैसे उपयोग करोगे अपने दैनिक जीवन में, कैसे आपको दिखाई पड़ेंगी ये चीजें उपयोग होते हुए? ऐसे दिखाई पड़ा। दूसरी चीजें मान लो, फोटोज में जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे दो दोस्त हैं, जिगरी दोस्त है मेरा, कोई जिगरी दोस्त है, कोई लड़का है, सौरभ नाम का लड़का है, मान लीजिए जिगरी दोस्त है मेरा। तो क्या होगा, हम सौरभ के साथ दिखेंगे और फोटो, ठीक है, आसपास दिखेंगे, तो इससे कंक्लूड किया जा सकता है कि भाई इसका पक्का दोस्त है। अब अगर मेरा पक्का दोस्त नहीं है, या वो कुछ ऐसा काम करता है जो कि नहीं करना चाहिए, अनैतिक है या अपराध से रिलेटेड है, और हम उसके साथ-साथ पूरा दिख रहे हैं कि नहीं मेरा जिगरी दोस्त है। आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन जो है ना क्रिमिनल है, इसके ऊपर डकैती का केस लगा हुआ है, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है। तो आप उसके साथ घूमिएगा तो आपको क्या देखा जाएगा? कि हो सकता है ये भी इन चीज़ों में मतलब एक चीज़ है। कोई लड़का है कैसनोवा है, ठीक है? वो मतलब जैसे कहते हैं ना लोगों की एक्स होती है, उसका एक्स नहीं है, उसका ए से लेकर के जेड तक है, इतने अल्फ़ाबेट हैं। और उसमें कोई बुराई नहीं है, सिर्फ़ ये एक बुराई है, आप उसके साथ घूमते हो पूरा, दिखाई पड़ते हो, तो आपके बारे में लोग क्या सोचेगा? ये भी वैसने होगा। क्योंकि वो इस ग्रेड का कैसनोवा है कि समझ लीजिए कि वो संख्या उसकी काउंट नहीं कर सकते हैं आप। तो यही है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है? आप जिस चीज़ के नज़दीक दिखाई पड़ेंगे, आपको वैसे ग्रुप कर दिया जाएगा। पिछले ऑफ़िस पॉलिटिक्स वाले एग्ज़ाम्पल में देखा कि हम जिस व्यक्ति के नज़दीक दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके साथ मेरी फ़ोटो दिखाई पड़ रही थी, तो क्या होगा कि आपको उस ग्रुप पे ये चीज़ किया जा सकता है। अब ऑफ़िस पॉलिटिक्स में जो है ना घटिया लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, पता नहीं क्या सुख मिलता है ऐसी चीज़ें करके। हम लोग को तो मतलब इम्पॉसिबल काम करने में सुख मिलता है। इसरो के चीफ का हम इंटरव्यू ले लिए थे, भागलपुर के आदमी होकर के। तो हमको ऐसे चीज़ का जो है ना सोमनाथ का, तो ऐसी चीज़ों को करके मतलब जो कभी कोई ना किया हो वो करके मज़ा लगता है, और लोगों को लगता है मज़ा क्या प्रॉक्सिमिटी और ये वो। तो उस ग्रुप में क्या होता था, लोग क्या करते थे कि आपके पास जो है ना जैसे दूसरे ग्रुप का लोग है, आपके पास बहुत प्यार से आएँगे, बहुत नज़दीकी आपको, नहीं चलो ना खाते हैं, चलो ना चाय पीते हैं, और फिर सेल्फी लेने का कोशिश करेंगे। और हम उतने ही चतुर, बोले कि भैया हम तो जाल में फँसेंगे नहीं। जैसे ही सेल्फी लेने का बात है, मेरे पास कैमरा भी सबसे अच्छा रहेगा और हम कैमरामैन भी सबसे, अरे हम लेते हैं ना फ़ोटो, हम लेते हैं फ़ोटो, लाओ। हम कैमरा के पीछे रहेंगे, हम आएँगे नहीं तुम्हारे ग्रुप में, जो कि दूसरे ग्रुप वाले को लगे कि शत्रु है। होशियार चंद सब क्या करे कि नहीं तुम सेल्फी लो, ऐसे दूर जाके तुम भी आओ। बोले ठीक है, ले लेते थे सेल्फी, फिर क्रॉप करके भेज देते थे। नहीं आया फ़ोटो, पता नहीं चला। करो, तो अंतिम में हार गया, ऐसी चीज़ें करते-करते। और जब दोनों ग्रुप के हम शत्रु बन गए तो कहता है तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम दूसरे चीज़ों के, तुम बेहतर चीज़ों के लिए। हम बोले कि हमको यहाँ से कोई उखाड़ भी नहीं पाएगा। हमको जब इच्छा होगा तब यहाँ से छोड़ के जाएँगे। तो प्रॉक्सिमिटी का सिद्धांत जो है, इसको देखिए अपने जीवन में आस-पास, ठीक है? प्रॉक्सिमिटी के सिद्धांत से क्या होता है, हम लोग देखते हैं ग्रुपिज़्म। प्रॉक्सिमिटी क्या लाता है? ग्रुप सब्सक्रिप्शन लाता है, कि आप किस ग्रुप के पार्ट हैं। ग्रुप थिंक। अब इतिहास में क्या हुआ है ना, कुछ जो डिप्लोमैटिक लोग हुए हैं, जो बहुत तेज़ होते हैं, जो चीज़ों को बिना हिंसा और उसके बर्बाद कर सकते हैं, इतिहास ने उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता की है ग्रुप सब्सक्रिप्शन के कारण। जैसे मान लीजिए कि हम भारत के आदमी हैं, ठीक है? और पाकिस्तान में बैठा क्या बोलते हैं, मसूद अजहर जो है, वो भारत को बर्बाद करने की योजना बना रहा है। और हम भारत के अधिकारी, हम उस चीज़ को क्रैक कर लिए कि जो है ना कि मसूद अजहर को कैसे बदला जाए, ठीक है? किस तरीके से वो चीज़ें ट्रैक करके, लेकिन मेरे पास वो पावर नहीं है। हम वो नहीं है, हम इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं है, हमको राव ने प्लांट नहीं किया पाकिस्तान जाने के लिए। हम नॉर्मल किसी सरकारी विभाग का एक आदमी है, ठीक है? और हमको ट्रेस कर लिया जाता है कि ये पाकिस्तान गया था, किसी मंदिर या किसी ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाने के बहाने, और उसके उस व्यक्ति के जो है ना, उस आतंकवादी व्यक्ति के लोगों से नेटवर्क से मिलना। तो क्या होगा पता है? जैसी मेरी प्रॉक्सिमिटी उस टेररिस्ट ग्रुप के लोगों के साथ पाई जाएगी, तो इससे जो इंटेलिजेंस एजेंसी इस कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि ये जो है ना ग्रुप सब्सक्रिप्शन में है, ठीक है? ये उस ग्रुप के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है? तो ग्रुप कॉन्टैक्ट में है तो इसकी लॉयल्टी क्या होगी? कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। लॉयल्टी हो गई कॉम्प्रोमाइज़। जब लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो इसके ऊपर क्या लगाएँगे? यूएपीए, ठीक है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन है। हम काम कर रहे थे अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जो काम कोई नहीं कर सकता था। हम शत्रु के गढ़ में घुस रहे थे कि जो है ना कि हम चीज़ों को प्रिवेंट कर पाएँ। आप लोग नहीं कर पा रहे थे और मेरे ऊपर लगा दिया आपने यूएपीए। इस लूप होल का यूज़ करके एक टाइम पे सीआईए ने भारत के बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंटों को जेल में बंद करवा करके मरवा दिया, क्लीनिंग करने के लिए, इस ग्रुप सब्सक्रिप्शन के। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो है ना, यही देखती है
कि आपको किससे कॉल हुआ, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, तो इसका मतलब है आप उस ग्रुप का हिस्सा हो। प्रॉक्सिमिटी, समझे? करने चले थे क्या, हो गया क्या? देश को बचाने चले थे, लेकिन अगला व्यक्ति जो देश को बर्बाद करने के लिए जो एजेंसी है, उसने ऐसी चाल चली कि उसने प्रॉक्सिमिटी का वो स्केल पे दिखा करके मेरी एजेंसी को कन्विंस कर लिया, और मेरी एजेंसी ने हम ही को खत्म कर दिया कि भाई तुम्हारा बंदा जो है ना, ये हो गया है रोग, ये पैसे पे बिक गया है। और उसके बाद क्या है, बस यही है, एक तरफ इसके ऊपर युआपा लगा दिया और दूसरी तरफ क्या किया, बैंक से डील करके जो है अकाउंट में कहीं पे आपके नाम से फर्जी अकाउंट खुलवा दिया गया आपके रिश्तेदार के नाम से, और उसमें जो है 3 करोड़ रुपए डाल दिए गए, जो कि बाद में ऐसे भी सीज हो जाने, पूरा केस बन गया। नंबी नारायण का आप लोग एक केस का नाम सुने होंगे, इसरो के साइंटिस्ट, पूरा जीवन बेचारे जेल में बिताए थे, और इसरो का एक रॉकेट इंजन बना दिए थे जो कि स्पेस में हम लोग को फायदा दे सकता है। बेचारे के साथ ऐसा ही कुछ कहानी हुआ, हालांकि वो अप्रोच किए नहीं थे, उन्हीं को अप्रोच किया करके प्रॉक्सिमिटी बनाया गया था, और वो अननोन थे कि ये लोग कौन लोग हैं। अब मान लीजिए कोई आपके पास आया फल बेचने के लिए, ठीक है, कद्दू बेचने के लिए आता है, आपको 2 रुपया कम में दे रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है, हाल चाल पूछ रहा है कि और कैसे हैं, घर में क्या है, और आपका दूर से आपका वीडियो और फोटो बन रहा है कि आदमी कद्दू लेने के लिए आता है, कभी कद्दू के साथ साथ थैला भी लेके, अरे सर आपके लिए आज थैला भी लेकर के आए, चलिए रख लीजिए। हमको क्या पता चलेगा, लेकिन दूर से जो फोटो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें तो दिख रहा है कि जब जब ये सब्जी बेचने वाला आता है, इसके साथ 20 मिनट 25 मिनट बात करके जाता है। सब्जी बेचने वाला किसी के साथ बात नहीं करता, और ये भी किसी सब्जी वाले के साथ बात नहीं करता। तो समझ रहे हैं प्रॉक्सिमिटी कितना बड़ा वो चीज है। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपको ग्रुप सब्सक्रिप्शन का पार्ट बनाता है। ग्रुप सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, आपके बारे में इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। तो आप किसके साथ प्रॉक्सिमल हैं, ठीक है, किसके साथ नजदीक हैं, किन व्यक्तियों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ये हमेशा चॉइस का विषय होना चाहिए। कहाँ किसके साथ दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडमली हैप्पी गो लक्की की तरह जो है ना, वैसा कहीं भी किसी के भी साथ वैसे लग गए, किसी के भी साथ फोटो खिंचा लिए, ठीक है, पता नहीं है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया आदमी हमको लगा, हमको फील हुआ, हमको अच्छा लगा बढ़िया आदमी के साथ, गले लग के हाथ मिला करके जो है फोटो खिंचा लिए। कल को पता चला उस आदमी का नाम आ गया किसमें, टेररिज्म के एक्ट में, ठीक है, ट्रैफिकिंग, ऑर्गेन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ गया, क्या होगा आपके साथ? आप भी इंटेलिजेंस एजेंसीज का रडार पे चढ़ जाइएगा। अच्छा लगेगा आपको कि आपका निजी जीवन जो है सारा फोन कॉल कोई आदमी सुन रहा है ना, सारा निजी जीवन के बारे में सब चीज जान रहा है। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी तक ही आज रहने देते हैं, ठीक है, इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे प्रॉक्सिमिटी आपको जानेंगे। प्रोटेक्शन क्या है, जो चीजें नजदीक नजदीक है वो चीजें एक साथ है, वो चीजें जुड़ी हुई है। इस चीज को जो है ना लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहता है कि हमारा माइंड इन चीजों को ऐसे देखता है। इसका हम लोगों ने एग्जांपल देखा सोशल सेटिंग्स में, ठीक है, विजुअल सेटिंग में आंखों के आगे कोई चीज दिखती है तो कैसे दिखती है, 2 तरीके से देखा। यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, अब मिलेंगे हम लोग कल।